हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। और आज की जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ वो लाया हूँ सेकंड पार्ट। जो मैंने फर्स्ट पार्ट बनाया कि देहरादून में ज़मीन क्यों लें, उसका सेकंड पार्ट मैं बना रहा हूँ इस वीडियो में कि देहरादून में ज़मीन क्यों ना लें। देखिए, किसी भी शहर में अगर आप बसना चाहते हैं तो उसके प्रॉज एंड कॉज दोनों पता होने चाहिए शहर के, और साथ में वहाँ पे ज़मीनों के भी प्रॉज एंड कॉज आपको पता होने चाहिए कि किस तरह से क्या प्रॉज हैं और क्या कॉन्स हैं, क्या सही चीज़ है और क्या गलत चीज़ है। तो सही चीज़ तो मैंने आपको बता दी पिछले वीडियो में कि देहरादून में क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं। और दूसरी बात, देहरादून में क्या चीज़ें अच्छी नहीं हैं यह भी जान लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जिस शहर में रह रहे होते हैं वो आप उसकी वैल्यू नहीं करते हो, ठीक है? चाहे आप दिल्ली में रह रहे हो, चाहे पहाड़ों में रह रहे हो, तो आपको लगता है कि बाहर-बाहर से सब कुछ अच्छा लगता है कि देहरादून में बसेंगे, ये ऐसा होगा, वैसा होगा। लेकिन आपको हर चीज़ का कंपैरिज़न करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? कि क्या इसमें अच्छा है, क्या मेरे को बुरा है और क्या मेरे को फ़ायदा हो सकता है, क्या मुझे नुकसान हो सकता है अगर मैं देहरादून में रहता हूँ, ठीक है? या मैं बसता हूँ या जो भी है, ठीक है? तो इसलिए आपको उसके नुकसान भी पता होने चाहिए देहरादून में रहने के, ठीक है? सो मैं आपको इस वीडियो में वो चीज़ बताऊँगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि फ़ायदे हर कोई बताता है बट नुकसान नहीं बताता है, ठीक है? तो मैं शुरू करता हूँ इस वीडियो को। और और जी, सो 5-8 कारण मैं आपको दूँगा देहरादून में ज़मीन ना लेने के, ठीक है? और पहला कारण शुरू करते हैं, अव्यवस्थित विकास, ठीक है? देहरादून में जो विकास हुआ है ना, क्योंकि ये एक अस्थायी राजधानी है, सबको पता है अस्थायी राजधानी यानी टेम्परेरी कैपिटल है। तो यहाँ पर जिस तरह का विकास हुआ है वो मतलब अभी तक का मुझे ऐसा लगता है जितनी भी राजधानियाँ हैं पूरी इंडिया में, ठीक है? उनमें सबसे बहुत बुरी तरह से विकास हुआ है। मतलब विकास हुआ है, मैं मानता हूँ कि विकास हुआ है, बट बहुत अव्यवस्थित, बहुत अनप्लान्ड विकास हुआ है, ठीक है? ठीक है, जहाँ पे पुराना देहरादून था वहाँ पे आप अच्छे डेवलप नहीं कर सकते थे क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी लोग बस चुके हैं। पर जहाँ पर आप नया देहरादून बसा सकते थे, जो गवर्नमेंट यहाँ की नया देहरादून बसा सकती थी, उसको गवर्नमेंट ने उस प्लान वे में नहीं बसाया। अब इसको यहाँ की पॉलिटिकल नेताओं का फेलियर कहेंगे या फिर यहाँ के जो, या फिर आप कह सकते हो कि क्योंकि ये अस्थायी राजधानी थी तो कुछ भी पक्का नहीं था, इसीलिए पॉलिटिकल नेता इस चीज़ को कर नहीं पाए, ठीक है? क्योंकि इस हमेशा इस चीज़ की जद्दोजहद में रहा कि ये कब राजधानी हट जाए, कुछ कह नहीं सकते, इसलिए ऑफिसेज भी यहाँ टेम्परेरी खुले, कुछ परमानेंट हुए, ठीक है? कोई कहीं खुला, कोई कहीं खुला, क्योंकि सब कुछ अस्थायी रूप से था, ठीक है? तो अस्थायी राजधानी होने का इस शहर को बहुत नुकसान हुआ है इसके डेवलपमेंट के तौर पे, ठीक है? अगर आप इसको कंपेयर करें उसी समय के बने हुए रांची, जो झारखंड की राजधानी है, ठीक है? और रायपुर, जो छत्तीसगढ़ की राजधानी है, तो जहाँ पे भी उन्होंने नया रायपुर बनाया या रांची का जो नया डेवलपमेंट किया वो काफ़ी प्लान्ड वे में डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन देहरादून अगर हम कंपैरिजन करें तो ये क्योंकि पूरा ये एक स्टेट पूरा अनस्टेबल है, पॉलिटिकली अनस्टेबल स्टेट है। कभी यहाँ किसी की सरकार आ जाती है, कभी किसी की सरकार आ जाती है, और उस सरकारों में भी जो सीएम होते हैं वो अनस्टेबल हैं, ठीक है? तो नेता यहाँ पे फोकस इस चीज़ में नहीं कर पा रहे हैं कि प्लान वे में कैसे डेवलपमेंट करें। मेनली सबका यही फोकस है कि किस तरह से अपना फ़ायदा उठा के निकल लो, ठीक है? सो इस वजह से ये जो शहर है ये बिना किसी प्लानिंग के बना हुआ है, ठीक है? और बसा हुआ है, एक्चुअली में नॉट बना हुआ, बना हुआ तो ये पहले से ही था खैर, लेकिन जो नया बसा है वो अच्छे से प्लान होकर नहीं हुआ है, ठीक है? और इसका नुकसान ये हुआ है कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है, वो आपको दिखेगा जब आप यहाँ पे रहने लग जाओगे, ठीक है? ये पहला नुकसान है। दूसरी बात है, इसमें राजधानी जैसे कोई गुण आपको नज़र नहीं आएंगे इस पूरे शहर में। गुण कैसे होते हैं राजधानी के? भाई एक राजधानी, एक प्रॉपर राजधानी लगनी चाहिए। अगर मैं अतिक्रमण की बात करूँ तो आप देखोगे कि इस शहर में हर तरफ अतिक्रमण है। चाहे आप पलटन बाज़ार जा लीजिए, चाहे आप किसी भी प्रेमनगर बाज़ार जा लीजिए, ठीक है? पुलिस वाले कार्रवाई करते हैं, कुछ दिनों के लिए वो अंदर रहता है सब कुछ अतिक्रमण, लेकिन उसके बाद फिर बाहर आ जाता है, थोड़े दिनों बाद चुनाव होते हैं तब बाहर आ जाता है, ठीक है?
और कुछ कुछ प्रमुख बाज़ारों में फिर भी अतिक्रमण पे काबू पुलिस ने कर लिया है, लेकिन अभी भी ज़्यादातर हिस्सा देहरादून का ऐसा है जहाँ पे अतिक्रमण हावी है। ठीक है, ओवर क्राउडेड हो रहा है। जिस हिसाब से शहर में अभी जनसंख्या का विस्फोट हो गया है एकदम से, सब लोग पहाड़ों से भी लोग आ रहे हैं बस के, देहरादून दिल्ली से भी लोग बस के आ रहे हैं, तो ये शहर इतना बड़ा है नहीं, इतना बड़ा क्राउड हो गया है। ठीक है, और जिस वजह से ट्रैफिक की समस्या इस शहर में बहुत ज़्यादा आ चुकी है। और हैट्स ऑफ टू यहाँ के जो ट्रैफिक पुलिस है और पुलिस वाले हैं, ठीक है, जिन्होंने पूरी कोशिश करते हैं वो कि ट्रैफिक की समस्या से निजात पा सकें। पर प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि अतिक्रमण ज़्यादा है और जो लोग अतिक्रमण करते हैं उनकी नेताओं के साथ काफ़ी अच्छा मतलब कह सकते हो आप उठना बैठना है, तो अतिक्रमण को भी इस तरह से इजीली हटाया नहीं जा सकता। काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपको नेतृत्व चाहिए होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग मुख्यमंत्री सीएम चाहिए होते हैं जो इस चीज़ को हटा सकें। एक मेरे को याद है कि अ, एक स्ट्रॉन्ग मुख्यमंत्री जो उत्तराखंड के हुए वो बीसी खंडूरी हुए, जिन्होंने कुमार स्वीट शॉप और जगराता रोड जो था उसको पूरी तरह से खोला था उसका। इसके बाद जो अगले जो कह सकते हो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी आए थे, उनके कार्यकाल में तो प्रेम नगर को पूरी तरह खोला गया। तो मेरे को अभी तक एक दो इक्को दुक्के ही अतिक्रमण देखे हैं जो खुल रहे हैं। आजकल हल्द्वानी में हो रहा है अतिक्रमण पे बुलडोजर चल रहा है। सो हो रहा है, धीरे धीरे होता है, वो सब डिपेंड करता है कि आपका मेन किस तरह से नेता किस तरह से जागरूक हैं और किस तरह से वो करना चाहते हैं, मतलब इच्छा शक्ति कितनी है उनमें। ठीक है, अच्छा, ट्रैफिक की समस्या यहाँ बहुत है और चाहे कितने भी कोशिशें की जाए उससे निजात पाने की अभी भी, लेकिन कहीं ना कहीं शाम के टाइम पे यहाँ पे बहुत ट्रैफिक होता है। ठीक है, एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, साफ़ सफाई में ये शहर बहुत ही ज़्यादा फीसदी मुझे लगता है। ठीक है, हाँ, राजपुर रोड यदि मैं छोड़ दूँ, राजपुर रोड अलग ही चलता है देहरादून, लेकिन आप ये नहीं कह सकते देहरादून इज़ राजपुर रोड ना। राजपुर रोड के अलावा भी पूरा देहरादून है। ठीक, राजपुर रोड सिर्फ एक पॉश इलाका है। देहरादून में कुछ ही पॉश इलाके हैं, एक राजपुर रोड हो गया, एक आपका इंदिरा नगर सीमा द्वार हो गया, और ये वसंत विहार हो गया। ठीक है, एक आपका ईसी रोड हो गया। ठीक है, एक आपका जहाँ पे राज्यपाल है हाथी बरकला साइड हो गया। तो ये कुछ जगह हैं जो पॉश इलाके में आती हैं और वहाँ पे साफ़ सफाई और अच्छे सड़कें और सब कुछ मिलता है, लेकिन बाकी जो हिस्से हैं देहरादून के वो काफ़ी साफ़ सफाई के मामले में मैं कह सकता हूँ इतने अच्छे नहीं हैं। और जो पैदल यात्रियों को आप देखोगे उनके लिए जो पैदल मार्ग बने हुए हैं उनमें गंदगी हर जगह दिखती है आपको, और कई जगह पे तो वो टूटे हुए हैं। ठीक है, कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ की जनता की भी है, क्योंकि मैंने देखा था कि अभी चुनाव के बाद यहाँ पर कुछ हर जगह पे छोटे छोटे कहते हैं वो डस्टबिन लगाए गए थे, लेकिन अब मैं ठीक 1 महीने बाद देखता हूँ तो वो डस्टबिन कहीं टूटे हुए हैं, कहीं गिरे हुए हैं, कहीं कुछ हो रखे हैं। कुछ नगर निगम को भी स्ट्रिक्टली चेक करना चाहिए कि किन की वजह से वो टूटते हैं, किन की वजह से गिरते हैं, अगर गिरते हैं तो किस तरह से अगर अगर पकड़े जाते हैं लोग तो उनके ऊपर हैवी जुर्माना होना चाहिए। लेकिन नगर निगम भी सोया हुआ, बस उनको लगता है कि हमारी जिम्मेदारी बस उस पर कूड़ा लगाने भर की थी, कूड़ा अगर डस्टबिन लगाने भर की थी, उसके आगे वो सोया हुआ है। ठीक है, उससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। मुझे तो उम्मीद भी नहीं है कि उन कूड़े के डस्टबिन से कुछ कूड़ा निकलता भी है कि नहीं निकलता। एनीवेज, मैंने कभी देखा नहीं है, अब आपने देखा होगा तो मुझे बताइएगा। ठीक है, ट्रैफिक लाइट और स्ट्रीट लाइट्स का मैं देखता हूँ तो स्ट्रीट लाइट्स का ज़्यादा मुझे लगता है कि ख़राब रहती हैं कई कॉलोनीज़ में। ट्रैफिक लाइट फिर भी कभी कभी मतलब वो हर शहर में होता है इसलिए हम ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन ट्रैफिक लाइट भी यहाँ पे बहुत ख़राब रहती है। कई कई चौकों में ट्रैफिक लाइट काम नहीं करती है। ठीक है, और रोड की स्थिति भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। ठीक है, आजकल रिपेयर हो रही है रोड, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो गड्ढे खुदते रहते हैं और हमारा रोड ख़राब होती रहती है। ठीक है, तो वो प्रॉपरली वेल मैनेज्ड नहीं है, सामंजस्य नहीं है विभागों के बीच में। ठीक है, तो मुझे अभी तक लगता है कि अभी भी देहरादून में इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिसमें उसको कहा जा सकता है कि वो एक राजधानी है कि किसी प्रदेश की, और वैसे भी वो किसी प्रदेश की अभी परमानेंट राजधानी नहीं है। बट फिर भी क्योंकि उत्तराखंड का सबसे बड़ा शहर है तो उसमें उस तरह का विकास होना चाहिए।
ठीक है। तीसरी बात सबसे बड़ी है महंगाई। मतलब देहरादून की जो महंगाई है वो अलग ही लेवल की है। ठीक है। यहाँ पर रहना महंगा है, किराया यहाँ पर बिल्कुल जैसे दिल्ली नोएडा का किराया है उतने लेवल का किराया हो रखा है। खाना पीना यहाँ दुनिया भर का महंगा है। ठीक है, चाहे आप कुछ भी खा लीजिए, चाइनीज़ भी लीजिए आप, या फिर आप सिंपल खाना लीजिए, बहुत महंगा है। अगर आप कंपेयर करते हो दिल्ली या गुड़गांव या इन जगहों से, चंडीगढ़ से कंपेयर करते हो आप, अन्य शहरों से कंपेयर करते हो, तो शहर में खाना भी बहुत महंगा है। ठीक है। और मकान बनाना यहाँ पे महंगा है। यहाँ पे जो मकान की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा आती है। मेन देहरादून की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप विकास नगर साइड बनाते हो तो वहाँ पे थोड़ा आपको कम पड़ता है। ठीक है। सब्जियाँ, राशन पानी भी यहाँ पर काफ़ी महंगा मिलता है। और ट्रांसपोर्ट, एक टाइम पे ट्रांसपोर्ट के लिए कहते थे देहरादून के कि सबसे सस्ता ट्रांसपोर्ट है देहरादून का, पर जब से ये पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं तब से वो भी अब काफ़ी ज़्यादा महंगा हो गया है। मतलब आपको एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए 10 रुपये मिनिमम खर्च करने पड़ेंगे, जो कि एक टाइम पे 2 रुपये था, फिर 5 रुपये हुआ और अब 10 रुपये पे आ गया है। ठीक है। कहीं कहीं जगह 12 रुपये भी हो रखा है। तो अब ट्रांसपोर्ट जो एक टाइम पे काफ़ी सस्ता कहा जाता था वो अब महंगा हो चुका है। तीसरी बात है कि महंगाई तो है ही शहर में, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ की आमदनी कम है, रोजगार के अवसर बहुत कम है। इंडस्ट्रीज़ लगी हैं, सेला कोई इंडस्ट्रियल एरिया है यहाँ पर, और कुछ इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पे मोबे वाला में भी है, पर जब वहाँ पे आप देखोगे तो ज़्यादातर आपको मजदूर वर्ग की ही नौकरी मिलती है। अगर पढ़ा लिखा युवा अगर रोजगार के लिए जाता है तो इतनी नौकरियाँ उनके लिए नहीं हैं। ठीक है। और जहाँ नौकरियाँ हैं भी तो उनकी तनख्वाह बड़ी कम है। मतलब तनख्वाह इतनी कम है कि आप कहोगे कि इससे ज़्यादा तो हमारे जो रोज जो कारपेंटर हैं ये इनसे ज़्यादा कमा लेते हैं, जो दैनिक मजदूरी करते हैं वो ज़्यादा कमा लेते हैं। तो पढ़े लिखे युवाओं के लिए रोजगार की यहाँ पे कमी है। बिजनेस के अवसर यहाँ पे ज़्यादा हैं, खासकर जो रेस्टोरेंट और खाने पीने का है, पर हर कोई बिजनेस नहीं खोल सकता। और इसीलिए, और यहाँ पे रेस्टोरेंट भी बहुत ज़्यादा खुल रहे हैं इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे नौकरी में थोड़ा सा मुझे लगता है पे स्केल बहुत कम है। ठीक है। पहले तो नौकरी ही नहीं है, अगर नौकरी है भी तो वो बहुत पे स्केल यहाँ पे कम है। आईटी पार्क भी खुला हुआ है यहाँ पे, लेकिन ये सारे बीपीओ कॉल सेंटर वाले ज़्यादातर हैं उसमें। इक्का दुक्का या 3-4 कंपनीज आ रखी हैं आईटी पार्क में, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो रोज़गार देहरादून में, राजधानी में जिस तरह के होना चाहिए था वो वैसा नहीं है। ठीक है। एज़ कम्पेयर करो आप चंडीगढ़ में, मोहाली, चंडीगढ़ मोहाली में देखिए दुनिया भर के रोज़गार अवेलेबल्स हैं। ठीक है। हालांकि पे वहाँ पे भी कम है, लेकिन फिर भी वहाँ पे बेहतर है, देहरादून से बेहतर है। और दिल्ली का तो आपको पता ही है कि कितना अच्छा रोज़गार है। तो आप अगर किसी जगह पे बैठना चाहते हो तो आप रोज़गार के लिए भी देखते हो। ठीक है। आप रिटायर हो रहे हो, ठीक है, लेकिन आपके बच्चे हैं। ठीक है। आपके बच्चों ने जब आपके साथ रहना ही नहीं है, रोज़गार उनको मिलेगा नहीं, वो आपके साथ रहेंगे ही नहीं, तो आप अकेले रह के करोगे क्या, है ना। आपके बच्चे दिल्ली में रह रहे हैं, आप यहाँ रह रहे हो। ठीक है। और अगर आपको चलो अकेले रहना भी है तो फिर बात वही हो जाती है कि अब रिटायर होने के बाद कितना इंसान जी पाता है, आप देखिए। ठीक है। 20 साल, 30 साल। ठीक है। तो क्या वो आपके लिए एक बेहतर इन्वेस्टमेंट है, तो वो आप अपने हिसाब से देखिएगा। ठीक है। तो ये चीज़ इसमें है, आमदनी आपकी कम है और महंगाई ज़्यादा है। तीसरी बात है कि जो ये एमडीडीए और नगर निगम के जो प्लॉट्स हैं, जो एक्चुअल में जिन्हें प्लॉट कहते हैं ना, वो देहरादून में बस नगर निगम और एमडीडीए के ही अप्रूव्ड जो प्लॉट है वो होते हैं। एक्चुअल में जो प्लॉट्स कहते हैं, जिसको हम प्लॉट कहते हैं, मतलब प्लॉट क्या होता है, देखिए प्लॉट वो होता है जिसमें, प्लॉट ये नहीं होता है कि आपने जेसीबी चलाई और 2-4 सड़कें बना दी और बन गया प्लॉट। प्लॉट वो होता है जिसमें आपको जिसमें आपको प्रावधान हो कि आपके हर जगह पे स्ट्रीट लाइट लगी हों, जिसमें आपके 2 ग्राउंड हो प्ले ग्राउंड में बच्चों के खेलने के लिए, जिसमें एक प्लान नक्शा हो, जिसमें नाली पानी जा रहा हो। ठीक है। जिसमें चौड़ी सड़कें, 25 फीट की सड़कें हों, 30 फीट की सड़कें हों, इसे प्लॉट कहा जाता है। ठीक है। मतलब देहरादून में तो छोड़िए, आप चंडीगढ़ चले जाइए, आप दिल्ली चले जाइए, प्लॉट इन्हीं चीज़ को कहा जाता है। तब तक प्लॉट बिकता नहीं है जब तक ये सारी सुविधाएं होती नहीं है। और देहरादून में ये क्या है कि जो ऐसे प्लॉट बनते हैं उनको एमडीडी अप्रूव्ड या नगर निगम के प्लॉट कहते हैं, आर3 प्लॉट्स भी होते हैं। तो ऐसे प्लॉट जो है बहुत ओवर प्राइज्ड हैं। ओवर प्राइज्ड का मतलब
बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस कह सकते हो आप। और इसके पीछे इनका तर्क यह है कि क्योंकि नगर निगम के नियमों को मानने के लिए उन्हें बहुत सारा हिस्सा जो है प्लान्ड वे में फ्री होल्ड करना पड़ता है। मतलब सड़कें अगर 25 फीट की बनेंगी तो उनको जो भी प्लॉटिंग कर रहा है उसको नुकसान होगा। अगर उसको ग्राउंड छोड़ना पड़ेगा खेलने के लिए, पार्क के लिए, तो उसको नुकसान होगा, वो वाली ज़मीन तो उसकी फ्री हो गई, ठीक है। या अन्य चीज़ें जो भी हैं उसको करनी होंगी तो उसको नुकसान होगा। तो इस वजह से वो क्या करते हैं, उस नुकसान की भरपाई के लिए प्लॉट के रेट बढ़ा देते हैं। सो उनके पीछे उनका ये तर्क है। लेकिन बाकी शहरों में क्या है कि ये चीज़ तर्क काम नहीं आते, क्योंकि वहाँ पर इसी तरह के ही प्लॉट मिलते हैं और कंपटीशन इतना अच्छा है, मोनोपोली कम है, तो अच्छी रेट पे अच्छी सुविधाओं के साथ प्लॉट मिलते हैं। खासकर चंडीगढ़ में मैंने ये चीज़ नोटिस करी है। देहरादून में क्या होता है कि ऐसे प्लॉट्स सीधे हवाई हवाई 20,000 से शुरू होते हैं। 20,000 तो मैं अब बहुत कम बोल रहा हूँ, अब तो 25-30 ऐसे रेट चल रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ओवर प्राइस है, इतना नहीं होना चाहिए। और कई जगहों पे तो एमडीडी अप्रूव्ड है, नगर निगम अप्रूव्ड है, लेकिन उनको नियमों को ताक पे रखा हुआ है। कहीं पे ऊपर से क्या बोलते हैं, हाई टेंशन लाइन भी जा रही है, फिर भी वो नगर निगम अप्रूव्ड है। आई डोंट नो कैसे है, लेकिन है, ठीक है। सो तो ये चीज़ है, इसीलिए देहरादून में ओवर प्राइस प्लॉट है, तो इसलिए आपको बच के रहना चाहिए यहाँ पे लेने से, ठीक है। कहीं आपकी जो दाम है वो आपको ज़्यादा तो नहीं देने पड़ रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और कृषि भूमि की पे आ जाते हैं, ठीक है। अब महंगे प्लॉट तो आपके हाथ से बाहर हैं यहाँ पे, एमडीडी अप्रूव नगर निगम वाले बहुत बहुत मुश्किल है, मतलब एक आम आदमी के लिए लेना। तो बचा क्या हमारे पास बचा कृषि भूमि के प्लॉट। अब कृषि भूमि के प्लॉट किस तरह के मिल रहे हैं यहाँ पे, क्या स्टैंडर्ड है उनका कि जेसीबी चलाकर 2-4 रोड बना करके उनको बेचना शुरू कर दिया जाता है, ठीक है। कोई प्लान नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस सिंपली हर चीज़ जिसको जो मर्जी आ रही है वो उस हिसाब से प्लॉट दे दे रहा है। बस डेप्थ डिसाइड कर दी जाती है कि भाई हमारा डेप्थ 40 का रहेगा या डेप्थ 45 का रहेगा या 50 का रहेगा, बाकी फ्रंट आप जितना लेना चाहो उसे फ्री होल्ड प्लॉट कहते हैं जिस तरह से। और उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जो आपको प्लॉटिंग कर रहा होता है वो बोलता तो है कि बिजली के खंभे लगा देंगे, पानी की लाइन लगा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, पर वो करते क्या है कि शुरू में करते भी हैं जब उनको शुरू के प्लॉट बेचने होंगे, लेकिन जब जैसे जैसे उनकी प्लॉटिंग पीछे पीछे जाते हैं तो वहाँ पे वो शुरू के 100 मीटर में वो सब कुछ लगा के दे देते हैं, और पीछे के जितने होते हैं उनको वो क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। आगे के प्लॉटों को महंगा बेचते हैं और पीछे के प्लॉटों को सस्ते में बेच देते हैं, ये बोलकर कि अभी आप खरीद लो फिलहाल, बाद में हम आपके लिए खंबे कुंबे सब लगा देंगे। तो लेकिन बाद में कुछ नहीं होता है, ठीक है। शुरू में सस्ते दामों पर बिक जाते हैं, फिर आधा जब प्लॉट बिक जाते हैं तो उनका रेट बढ़ जाता है, पीछे वालों का रेट आगे के बराबर हो जाता है, आगे वालों का रेट और ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि आगे वाले तो पहले ही बिक चुके होते हैं, ठीक है। और सड़कें आपको 12 फुट 16 फीट 18 फीट इस तरह की सड़कें दे दी जाती हैं, जो कि मकान मतलब रहने के लिए ठीक है, लेकिन अगर आगे चल के अगर आप एक्सपेंड करना चाहोगे, फैमिली में कार लाना चाहते हो या कुछ भी लाना चाहते हो, तो 16-12 फीट की रोड जो होती हैं वो आपको खुद ही महसूस होगा कि ये मतलब हम गलत जगह पे हैं। तो जो चीज़ बाद में महसूस हो वो चीज़ पहले महसूस हो जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। सो अगला जो पॉइंट है वो है विवादित ज़मीनों को भरमार है देहरादून में, ठीक है। तो कोई भी अगर प्लॉट लेना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आपकी जितनी भी विवादित भूमियाँ हैं उनसे कैसे पता करें, ठीक है। कई जगहों पे ज़मीनों में विवाद है, भाइयों के बीच में ज़मीनों में विवाद है, पुराने विवाद चल रहे हैं, चकबंदी यहाँ प्रॉपरली हुई नहीं है, और प्रॉपरली हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज़ वाला सिस्टम यहाँ पे है चल रहा है अभी भी। तो भाइयों का विवाद कई प्रॉपर्टीज़ में है, वो बाद में पता चल जाता है, एक भाई बेच देता है, दूसरा भाई नहीं बेचता है, तो फंस जाता है मामला, ठीक है। फिर गोल्डन फॉरेस्ट की दुनिया भर की ज़मीनें हैं यहाँ पर अलग अलग जगहों पे, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि पता करना कि कौन सी गोल्डन फॉरेस्ट में अब है, कौन सी हट चुकी है, हाई कोर्ट का क्या आदेश है, बहुत लफड़े हैं इसमें, ठीक है। कई सरकारी कब्ज़ों की ज़मीनें होती हैं, ठीक है। कई जगह पे नदी किनारे के पास बहुत ज़मीनें मिल जाती हैं, तो नदी किनारे के पास ज़मीनों का पता वैसे नहीं चलता है, जब आप बरसात में जाओगे तब पता चलेगा। तो जो भी आपको अगर आसपास नदी किनारे या नदी के आसपास अगर आपको लगता है कि आपको कहीं से भी ऐसा शक होता है कि नदी के पास है, तो आप एक बार प्लॉट लेने से पहले एक बार
इंतज़ार कर लीजिए कि बरसात आए, उसके बाद आप चेक करें कि कितनी बारिश प्लॉट में कितनी आ रहा है, क्या आ रहा है, अपने हिसाब से देखिएगा। ठीक है, कई लीज़ पे ली हुई ज़मीनें हैं पुराने टाइम की, वो भी आपके है, ऐसी ज़मीनें भी अवेलेबल है। कई ज़मीनें दलदल को भर के बनाई गई हैं, तो ऐसी ज़मीन भी बहुत हैं जिनमें पानी आया रहता है। ठीक है, पूरा पानी में बसा हुआ है। ठीक है, कई ऐसी ज़मीनें हैं जहाँ पे पानी ही नहीं निकलता है। मतलब आप मिट्टी की जांच भी कीजिएगा प्लॉट लेने से पहले, मैं तो ये कहूँगा आपको कि मिट्टी की जांच करना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी पानी खोदते खोदते मजदूर परेशान हो जाता है, आपका जो समरसीबल होता है उसमें पानी नहीं आता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको बहुत ज़रूरी है देखना। और कहीं पे बहुत जल्दी पानी आ जाता है, उससे पता चलता है कि ये ज़मीन थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक थी कभी। ठीक है, और आखिरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देहरादून में एक्चुअल में वो पहले वाली बात अब थोड़ी सी फीकी हो रही है। ठीक है, ये पॉइंट थोड़ा सा अलग हटके है, लेकिन फिर भी आपको बताना ज़रूरी है कि जिस तरह से कृषि भूमि पे लगातार प्लॉटिंग्स चल रही हैं देहरादून में, तो उससे जो देहरादून का जो हरियाली थी, जो खेतों की हरियाली थी, जो जो माजरा में जैसे खेत हुआ करते थे, आम, चावल के खेत हुआ करते थे, देहरादून की बासमती जिसे हम बोलते थे, वो अब बदल चुकी है अलग अलग कॉलोनियों में। ठीक है, सेवला तालाब में बदल चुकी है अब। ठीक है, ऐसे तरह से हरिद्वार बाईपास में जितनी आम, खेत हुआ करते थे, गन्ने के खेत, चावल के खेत, वो बदल चुके हैं अलग अलग संस्कृति कॉलोनी में, कोई किसी कॉलोनी में बदल चुके हैं। तो वो बात जो थी वो अब नहीं रही। ठीक है, विकास की अंधी दौड़ में पेड़ लगातार कटते जा रहे हैं देहरादून में। अभी जो ये आशा रोड़ी और आशा रोड़ी में से जो सीधे झाझरा के लिए जो सड़क जाएगी उसमें भी पेड़ कटेंगे। दिल्ली से जो हाईवे आ रहा है उसमें भी पेड़ कट रहे हैं, सहस्त्र धारा में भी पेड़ कट रहे हैं। ठीक है, आप देहरादून क्यों बसना चाह रहे हो? ठीक है, जॉब्स नहीं है, फिर भी बोलो नहीं बसना तो है, कोई बात नहीं, हम तो रिटायर होके पहुंच रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई हरियाली है, मौसम है अच्छा। ठीक, दूसरी बात है कि भाई हरियाली है, मौसम अच्छा, लेकिन पेड़ तो लगातार कट रहे हैं, यहाँ के खेत भी यहाँ के ख़त्म हो रहे हैं धीरे धीरे। तो कितने साल तक आपको लगता है कि ये चलेगा हिसाब किताब? ठीक है, 10-15 साल तक ठीक है। ठीक है, आपके बूढ़े होने तक तो हो जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि दिल्ली और देहरादून में अंदर होगा कोई किसी तरह का 15-20 साल के बाद। ठीक है, हर साल यहाँ का तापमान बढ़ रहा है। एक टाइम पे यहाँ पे कूलर नहीं चलते थे। ठीक है, फिर कूलर का ज़माना आया। ठीक, और फिर जब कूलर के बाद अब हालत ये हो गई कि अब एसी लगाना पड़ रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। एक टाइम पे देहरादून और दिल्ली का टेम्परेचर में लगभग 10 डिग्री सेल्सियस का अंतर होता था, फिर वो घट करके 5 डिग्री सेल्सियस के अंतर में आ गया है। अब ये घट करके 3 डिग्री सेल्सियस का रह गया है, जहाँ तक मुझे लगता है 3-2 3-2। ठीक है, कुछ अच्छी जगहें हैं यहाँ पे FRI के आसपास जो रिजर्व फॉरेस्ट है। ठीक है, वहाँ पे पेड़ अभी भी हैं, तो वहाँ पे आप जब गुजरोगे उस जगह से तो आपको एक अलग ही ठंडक महसूस होगी। ठीक है, तो वो ठंडक जो थी, जो महसूस होती है अभी, वो पूरे देहरादून में महसूस हुआ करती थी। लेकिन अब पेड़ कट रहे हैं, हर की खेत हट रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो अब वो चीज़ अब देहरादून में अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। पेड़ अभी भी बहुत हैं, ग्रीनरी अभी भी बहुत है। ठीक है, लेकिन अगले 15-20 साल में कितनी रहती है वो किसी को भी नहीं पता है। और इसके पीछे दूनवासियों को भी सोचना चाहिए, जो ज़मीन खरीद रहे हैं उनको भी सोचना चाहिए, जो बेच रहे हैं उनको भी सोचना चाहिए। ठीक है, वो तो नहीं सोचेंगे खैर, लेकिन जो भी सरकार है, एक्चुअली में सरकार को सोचना पड़ेगा इस चीज़ के बारे में कि कुछ भी हो तो उसको बेतहाशा ना हो। ठीक है, और आखिरी जो चीज़ है वो थोड़ा सा, उससे आप सहमत हो भी सकते नहीं भी हो सकते हैं, कि क्योंकि जो लोग, जिन लोगों ने शुरू शुरू में प्लॉट खरीद लिए वो सस्ते दामों में मिल गए उनको, क्योंकि उत्तराखंड नया नया बना, तो उसके बाद उनके पास पैसा आ गया, वो अमीर हो गए, करोड़पति बन गए। तो अब वो जो पहला जो मिठास हुआ करता था व्यवहार में, वो व्यवहार में बदलाव आ गया थोड़ा सा। अब दम्भ सा टाइप का हो गया कि भाई मेरे पास देहरादून में ज़मीन है। ठीक है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे, क्योंकि देखिए पैसा एक ऐसी चीज़ होती है जो अगर किसी के पास आ जाता है तो वो कहीं ना कहीं पे, जिसके पास पैसा नहीं है उससे थोड़ा सा खुद को, अपने आप को बड़ा समझने लगता है। वो होता है, किसी किसी के साथ नहीं होता, कुछ कुछ का नेचर बहुत अच्छा होता है, कुछ कुछ का नहीं होता। पर कहते हैं कि जहाँ विकास होता है वहाँ पे व्यवहार में बदलाव होता है। ठीक है, गाँव में भी आप देखोगे, जिन जिन गाँव में विकास हो जाता है ना, तो
उन गाँव में थोड़ा सा गाँववासी ना थोड़ा, क्योंकि अब वो विकास होने के कारण क्या होता है, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है। पहले जहाँ विकास नहीं होता वहाँ डिपेंडेंसी एक दूसरे के ऊपर ज़्यादा होती है, तो सब प्रेम से रहते हैं। जब डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है तो सब लोग अलग अलग रहने लग जाते हैं, वो पारिवारिक प्रेम नहीं रहता। ठीक है। तो देहरादून में भी ऐसी था। पहले के ज़माने में एक दूसरे के घर में होली खेलने जाया करते थे। मुझे आज भी याद है 99 98 के टाइम पे कितना अच्छे से होली मनाई जाती थी। अब हम देखते हैं कि होली का उत्सव इस तरह से मनाया जाता है, मतलब बहुत फीका फीका सा लगता है। सब लोग अपने घर के अंदर होली खेल रहे होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक पड़ोसी के अंदर, दो पड़ोसी के अंदर जाते हैं। तो चेंजेस आते हैं, छोटे शहर से अब बड़े शहर में बदल रहा है तो ये बदलाव तो आते ही हैं, लेकिन ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो देहरादून में हैं, जिन पे आपको, मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि ख़राब चीज़ें, लेकिन ये है कि आपको इसको भी कंसिडर करना चाहिए इन पॉइंट्स को, कि क्या आप सही डिसीजन ले रहे हैं कि नहीं। ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने कमेंट्स और व्यूज़ भी दीजिएगा, क्या पता मैं कहीं पे गलत हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं गलत नहीं हो सकता हूँ। ठीक है। आप अपने विचार रखिएगा, क्या देहरादून में अब वो बात रही है, या अभी भी जिस तरह से फ़ोटो में दिख रहा है हरियाली अभी भी बरकरार है। ठीक है। लेकिन दुख आपको भी होता होगा अगर आप देहरादून के रहने वाले हैं तो। ठीक है। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू। आप